हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम घटना चक्र की बुक केंद्र राज्य संबंध टॉपिक होगा। ये हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 1 से 5 तक की तैयारी के लिए ये हम क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक को ये PYQ है घटना चक्र बीपीएससी पूर्व अवलोकन, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। हम राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर रहे हैं। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा लें, क्योंकि ये PYQ टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त हो जाए जब हम वीडियो को अपलोड करें। ये तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाए रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं केंद्र राज्य संबंध। इनमें से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? वो किस सन में दिया था? ये 1987 में दिया गया था। सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों की सीमा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। इसे अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार संघ के नाम से वाद अर्थात मुकदमा ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। वाद का मतलब मुकदमा लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या नहीं, गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यह ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है
ये कब? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, अर्थात हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, अथवा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ये सभी सही हैं, इसलिए डी नंबर सही है। आप राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन तीनों में से कुछ भी अगर है तो वो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, इसलिए डी सही होगा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये होता है ये गवर्नर के द्वारा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर अर्थात राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। चौथा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का अथवा लागू करने का के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है कौन सा है? किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के निम्नलिखित में से कौन सा है? सीधा कहने मतलब है कि वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा की जाती है तो इनमें से कौन से कारण हो सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा है कि राज्य विधान मंडल के द्वारा धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। अर्थात इसमें से जो ऑप्शन होगा ए सही है। 1, 3 और 4 सही होगा। 1, 3 और 4, इसलिए दूसरा क्या होगा? दूसरा नंबर क्या है? गलत है। और ये चौथा सही होगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे, इसलिए क्या है? चौथा नंबर सही है। दूसरा क्या है? केवल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अनुच्छेद 360 4 के उपखंड A1 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 304 के उपखंड बी के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा है कि 364 के उपखंड ए दूसरे के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं। अतः प्रश्नगत 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसमें 6 है, सी नंबर सही होगा। ये 6 महीना तक सीमित किया जा सकता है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। यदि आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आयोग से संबंधित क्वेश्चन। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना है कि इसमें बताया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है।
वित्त आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो ये क्या होगा? ये गलत है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया जा सकता है, सही है। तीसरा है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, तो ये भी सही है। चौथा है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, तो ये चौथा गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है, 2 और 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है, इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 में किया गया था। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो दूसरे का पहला सही है, अर्थात अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो केंद्र व राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त में। तो भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजना के संबंध में सलाह देना था। जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324 जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन विशेष चुनाव को कहते हैं? व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसे हम उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे, हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष उपचुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं।
अगला है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 से 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को घटा करके 21 वर्ष से मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 से संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब कर दिया गया? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये इनमें से कोई नहीं। अर्थात भारत में यदि एक राज्य अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही ये व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडलों के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आवश्यकता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो ये MP3 है। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है अतः विकल्प C सही है। राजनीतिक दल भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने या बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अर्थात में से ई ऑप्शन सही होगा। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10% या फिर 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4% या 2 राज्यों में वैध वोट का 15% या आधे से ज़्यादा राज्यों में वैध वोट का 6% होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि निर्वाचन प्रत्येक या आरक्षण और आवंटन आदेश 1969 के तहत यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए।
पहला है उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा की पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरा रीजन होना चाहिए उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इससे प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। 7 नंबर है उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो ये है दल बदल विरोधी कानून से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। आम आदमी पार्टी उपरोक्त में से एक से राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया गया था तथा इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, तो वो तेलुगु देशम पार्टी है। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। ये दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन सारा सही है। तो क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। मतलब कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में क्या बात सही है, ये है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है ये निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, अर्थात इसमें से 1, 2, 3 और 4 सब ऑप्शन सही हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है और निर्वाचन प्रत्येक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार वो दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है। ये वो लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। एक आम आदमी पार्टी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे हम मार्क्सिस्ट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पीपल्स पार्टी है। निम्नलिखित सूची को 1 और 2 से मिलाना है। राजनीतिक पार्टी और स्थापना वर्ष। तो
इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1954 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, स्थापना वर्ष है 1964। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुई। संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अर्थात संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तीसरा है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है? तो इसे भी कहा गया 69वां संविधान संशोधन कानून था, अर्थात 69वां संविधान संशोधन कानून। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 का के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो ये सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो ये बी ऑप्शन सही है, 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक ये 1951 में लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा 15(1), 19(1), 19(1)(6), 19(2) और अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 174, 176, 341 और अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 376 में संशोधन किया गया तथा 2 अन्य अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे का संशोधन करने से रोका गया था। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है।
तो इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है, लेकिन जो गलत है तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन वो गलत माना जाएगा और जो गलत है वो सही टिक करना है, ठीक है। अर्थात इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो ये तो सही है। क्या है? ये ऑप्शन सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, तो ये तो गलत है। तो इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि 39 से अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा व मंडल के सदस्य को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो ये सही है। जो सही है वो गलत हो गया, इसलिए 2 और 3 इसमें गलत ऑप्शन चूज करना था, तो 2 और 3 गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा अनेक नए प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए या संशोधित किए गए हैं। इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े और 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, अनुच्छेद 39 से उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 से एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। और इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कथन 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 गलत है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन को हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।